हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट और यूनिट फर्स्ट समानता इक्वलिटी, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर है और इससे पहले की स्वतंत्रता हमने पढ़ लिया था। और वीडियो बहुत अच्छी है और अच्छी तरीके से पूरी चीजें देखे देखे इसमें बुक्स आदि के बहुत इंपॉर्टेंट सब नोट वो हैं, नेम है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस तरीके से, ठीक है। तो जरूर पूरी वीडियो जरूर देखें अच्छी तरीके से। और वीडियो बनाने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो जरूर उसको देखें जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मेहनत सफल हो, ठीक है। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, समानता इक्वलिटी। उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून और जो नियम है उनके समक्ष समान माने, यानी जो भी कानून है विधि के समान सबको समान माना जाएगा। उदारवादी जो है ये कहते हैं कि ये वैधानिक होती है, ठीक है। लॉक क्या कहते हैं? लॉक कहते हैं कि जो प्रकृति है, नेचर ने सभी मनुष्यों को क्या किया है, समान पैदा किया है और स्वतंत्र पैदा किया है। यानी नेचर ने किसी भी मनुष्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता, यानी किसी भी प्रकार का नुकसान कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नहीं कर सकता। यानी नेचर ने सभी को स्वतंत्र और समान पैदा किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी। और क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से क्या है, स्वतंत्र हैं और समान हैं। मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया, जिसमें कि रोजगार की बात की गई, अधिकारों की बात की गई यानी राइट्स, संपत्ति की बात की गई और समानतापूर्ण वितरण, यानी सभी में समान बांटा जाए जो भी चीजें हों, और राज्य के नियंत्रण पर बल दिया गया। मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने इन बातों पर जोर दिया है। इनके अनुसार समानता ये है। आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग जो है उसमें समानता की संकल्पना जो है केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ये, कि किसको जाता है? रूसो को जाता है, जेजेक्स रूसो। और आशय समझ लेते हैं, स्वतंत्रता का आशय क्या है, अर्थ क्या है, मतलब क्या है। देखिए, स्वतंत्रता का आशय, सॉरी, समानता का, इक्वलिटी, समानता का आशय यानी समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है, यानी सबको मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है वो चाहिए होती हैं। तो जरूरत की चीजें वो चाहिए होती हैं, या सब समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है। तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है, ये बात की जा रही है, क्योंकि तथ्यों के रूप में देखें तो सब में समानता नहीं है। हर देश में हर तरीके के लोग रहते हैं, तो उस तरीके से देखा जाए तो समानता नहीं। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकार और विषमताएं जो है उनको क्या करना है, उनको समाप्त करना है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार या कोई विषमताएं हैं जो अलग अलग कुछ चीजें हैं उसके आधार पर उसको क्या करना है, समाप्त करना है। ऐसी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, ठीक है। अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव को अंत क्या हो जाएगा, वो समानता कहलाएगी, इक्वलिटी कहलाएगी। परंतु आशय प्रत्येक प्रकार की विभेदों की समाप्ति नहीं, यानी समानता का आशय ये भी नहीं कह सकते कि सभी प्रकार के जो विभेद हैं वो समाप्त हो जाएं, बल्कि अतार्किक जो चीजें हैं जिनका कोई तर्क नहीं है उन विवादों की समाप्ति करना है, ठीक है। यानी कोई बिना मतलब का, बिना कारण का, बिना वजह की जो चीजें हैं उनकी समाप्ति करना, उन विवादों की समाप्ति करना, उन्हें खत्म करना है, ठीक है। यानी किसी जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के मेन कारण यह है कि इन सब चीजों पर, भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना। तो अतार्किक विविधों का आशय है लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किए गए विविध, यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति है उसको विधि के समाज समान कार्य के लिए और समान वेतन मिलना चाहिए, सामान्य उसको किसी भी प्रकार से जो है कुछ भी हो, कहीं जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, यानी ये नहीं कि इस जाति का है या इस लिंग का है या महिला है या पुरुष है या इस धर्म का है तो इसे ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। समानता का मतलब ये है। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना होता है जो समाज द्वारा निर्मित किए गए हैं, ना कि प्राकृतिक जो नेचुरल विषमताएं हैं उनका अंत करना है, ठीक है। ये चीजें हैं।
लास्की कहता है कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और इस स्थिति में स्वतः को क्या समझने लगे, हीन समझने लगे। ये लास्की के विचार हैं। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे जो सटीक अर्थ बात की जाए तो अवसर की समानता है। यानी सबको आगे बढ़ने के, कार्य करने के, पढ़ने लिखने के, यानी किसी भी तरह का जो भी अवसर है वो कानून के लिए के द्वारा दिया जा रहा है, समाज के द्वारा चीजें हैं उनको रोका न जाए। ठीक है, या जाति धर्म आदि के आधार पर, लिंग आदि के आधार पर रोका न जाए। यानी अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलने चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है, यानी विचार, विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना क्या है। 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक R.S. टोनी। 20वीं शताब्दी में सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ये थे R.S. टोनी। ठीक है, और इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है और इनकी रचना इक्वलिटी 1931 में लिखी गई थी वो है। और इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, अन्य रचनाएं हैं द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी, ठीक है, 1920, तथा रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926। ठीक है, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है, 1924। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जरूर इसे नोट करें। हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए दो समानांतर आंदोलन चल रहे थे। पहला चल रहा था लेवलर्स, दूसरा चल रहा था डिगर्स। ठीक है, तो राजनीतिक समानता के जो समर्थक थे वो लेवलर्स, जो आंदोलन चला वो राजनीतिक समानता का समर्थन कर रहे थे। इसमें आर्थिक समानता की बात की जा रही थी। इसके नेता कौन थे? निन्स्टले। ठीक है, डिगर्स में आर्थिक समानता के समर्थक थे और इसमें राजनीतिक समानता के समर्थक थे, जो कि हॉब्स के लेखन के दौरान जो है ये चल रहे थे। ठीक है, और हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक जैसा कि लेवियाथन है तो चल रहे थे। और देखिए लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। यानी किसकी समानता? नैतिक समानता की बात की गई है। एक तरीके से नैतिकता आदर्शवादी जो है विचारों में आता है। और लॉक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी जो मनुष्य थे वो समान थे। लॉक कहता है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे। यानी शुरुआत में कोई धर्म, जाति आदि चीजें तो नहीं बटी थी, सभी लोग समान थे। महिला पुरुष सब एक साथ शिकार करते थे या एक साथ काम करते थे, जो भी होता था सब साथ रहते थे। तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार भी दिया। यानी ईश्वर ने तो कोई दूरी नहीं बनाई, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। ठीक है, और सबको सिर्फ इंसान बनाया है। लेकिन समाज ने क्या किया है? उसमें दूरियां बढ़ाई है, उसमें भेदभाव व्याप्त किया है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। यानी महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। या उस धर्म का व्यक्ति इस कार्य में नहीं कर सकता, इस जाति का व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि असमानताएं हैं, जो कि हमारे रूढ़िवादी और इन सब चीजों में जो है जकड़ी हुई हैं। तो बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया। किसने? जेरेमी बेंथम ने। यानी एक व्यक्ति और एक मत, एक व्यक्ति है तो उसका एक मत होना चाहिए चीजें। ठीक है, इसने राजनीतिक समानता के लिए कहा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मत। ठीक है, समानता के आयाम क्या क्या हैं? औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी विचारक जो हैं इस समानता का समर्थन करते हैं। औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स हैं, लॉक हैं, जेरेमी बेंथम हैं, जे.एस. मिल हैं। ठीक है, ये लोग कौन है? ये औपचारिक समानता के ये समर्थक हैं। ठीक है, औपचारिक जो समानता है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, या किस समानता को, उसमें किस प्रकार की समानता को शामिल किया गया है? तो पहला हो जाएगा नैतिक समानता। नैतिक समानता की बात करें तो देखिए स्वतः समानता का आरंभिक जो है विचार नैतिक समानता के रूप में आया था। और नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। ठीक है, नैतिक समानता आदर्शवादी संकल्पना है। और नैतिक समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान
संतान है। ये कौन है? नैतिक समानता की बात की जा रही है। फिर आ जाता है वैधानिक समानता। और नैतिक समानता में हॉब्स, लॉक और जो द्वारा जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी, ये चीजें हैं इन्होंने कही थी। वैधानिक समानता की बात करें तो इसका आशय होता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष या कानून के सामने समानता। ठीक है, विधि के समझ किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि न किया जाए, उसको समान अवसर दी जाए। ठीक है, ये हो जाता है वैधानिक समानता। और वैधानिक समानता के समर्थक हैं कौन कौन है? ये लॉक भी हैं इसमें, और बेंथम है इसमें। ठीक है, बेंथम और अस्टिन और मिल। ठीक है, अस्टिन भी हैं और मिल भी हैं। ठीक है, एक बार जरूर ध्यान दें इन सब चीजों का कि कौन कौन है। और जैसा कि सामाजिक समानता, थर्ड पॉइंट, सामाजिक समानता का मतलब वही है समाज में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद की समाप्ति की जाए, यानी किसी भी प्रकार का विभेद न किया जाए। और जो भी समाज में विशेषाधिकार या विषमताएं उनका अंत करना, तथा जो अल्पसंख्यक है यानी जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, जिस वर्ग की, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। ये हो जाता है सामाजिक समानता की बात। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, राजनीतिक समानता। अगर हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार प्रदान करना, यानी किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है या वोट देना है या इस तरीके की चीजें जो भी होती हैं राजनीतिक जीवन से संबंधित, उसको आप रोक नहीं सकते किसी भी कारणवश। यानी प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार होगा। ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जैसे कि किसी बिना किसी कारणवश, ठीक है, कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, अगर उस योग्यता को पूरा कर रहा है, जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, तो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी योग्यताएं पूरी कर रहा है तो उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो जाती है राजनीतिक समानता। और बेंथम ने सर्वप्रथम, जैसा कि हमने बात की थी, बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत की बात की थी, एक व्यक्ति एक वोट एक मत, यानी आज हम जो कर रहे हैं वो इसी का विचार, सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये विचार दिया था। ठीक है, बेंथम। अब आ जाते हैं आर्थिक समानता पे। देखिए, इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक समाजवादी विचारक करते हैं, यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ठीक है, न्यूनतम आवश्यक आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं एक तरीके से उनकी पूर्ति करना। ठीक है, उनकी पूर्ति करना। और जो व्यक्ति राज्य में रह रहे हैं उनको काम का भी अधिकार देना, यानी काम होगा तभी तो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। ये थोड़ी है कि भीख दे दो किसी को, बस आप उन्हें काम दो, उन्हें रोजगार दो। ठीक है, ये काम होना चाहिए। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना और न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की उनके पूर्ति करना। और इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक और समाजवादी विचारक करते हैं। फिर आ जाता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में जैसा कि पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना, यानी हमारे यहाँ ज्यादातर पिता के नाम पर ही सत्ता चलती है, माता के नाम पे नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति करना, निजी और सार्वजनिक जीवन में जो विभेद है उसे समाप्त करना, महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं, ठीक है, घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है, घरेलू जो भी कार्य होते हैं, अगर पति बाहर कार्य करता है तो पत्नी भी घर के सारे काम करती है। ठीक है, तो उसके घरेलू कार्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर काम करती है घर में। लेकिन पति बाहर से आता है तो उसे लगता है कि ये तो सिर्फ घर का काम कर रही थी, मैं तो बाहर कमा के आया हूँ। तो यानी उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। और ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे उनमें रिचर्ड जो है टॉनी थे और जॉर्ज ऑवेल थे, ये सब आदि थे इसमें, जो महिलाओं की समानता की बात करते थे। तो महिलाओं के घरेलू कार्यों को स्वीकार करना, किसी भी तरीके की लिंग आदि के भेदभाव नहीं करना, यानी कोई कार्य ऐसा नहीं है, कोई नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें पुरुष कर सकते हैं और महिला उसे नहीं कर सकती। तो ये होता है लैंगिक समानता, यानी इसका भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर आ जाता है इसमें बी ऑप्शन, दूसरा पॉइंट, अवसर की समानता। ठीक है, पहले हमने देखा नैतिक समानता, फिर वैधानिक समानता, फिर है वैधानिक समानता में इतनी सारी चीजें, और उसके बाद देखिए अब आ जाता है ये अवसर की
जो है समानता। तो अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार करना और असमानों के साथ असमान व्यवहार से है। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब ये हो गया कि अवसर की समानता का जो मूल अभिप्राय होता है या मूल अर्थ होता है इसका स्थिति, आरंभिक जो स्थिति है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। और डार्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया। डार्किन ने क्या कहा है? संसाधनों की समानता, यानी अवसर की समानता क्या है? इन्होंने कहा है, किसने? डार्किन ने। इन्होंने कहा है संसाधनों की समानता, जो है इनके संसाधनों की समानता के रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। और डार्किन अनुसार समानता को संसाधनों की समानता के रूप में इन्होंने व्यक्त किया। और डार्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएं, परंतु डार्किन शारीरिक रूप से विकलांग जो लोग हैं उनको अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसे डार्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। किस योजना का नाम दिया है? पेंशन योजना का नाम दिया है। ठीक है, और डार्किन की रचना है टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977। ठीक है, और उसके बाद है लॉज एम्पायर, ठीक है, और सेवरिंग वर्चू, ये सारी इसकी बुकें हैं डार्किन की। और जॉन रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। और रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना ही, ये जॉन रॉल्स कहते हैं, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रहने के लिए, एक तरीके से घर, खाना, रोटी और कुछ भाई कपड़े, ये सब चीजें क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। और पहली बात, उन्हें थोड़ा रोजगार जरूरी है देना, और रोजगार देंगे तो ये सारी छोटी छोटी चीजें व्यक्ति खुद ही पूरी कर लेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। ठीक है, और ये सारी जो बुक है इसे जरूर लिख लें, क्योंकि ये सब आती हैं बुक, और टफ टफ बुक है, ये हमें नाम याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष और अफर्मेटिव एक्शन, यानी यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है और जिसके द्वारा अशेतों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा क्या करती है? कुछ विषय, उपाय और प्रबंध करती है। देखिए, ये है अमेरिका की बात की जाती है। यानी अश्वेत लोग जो हैं, जो गोरे और काले, क्योंकि हमारे यहाँ जातियों का चलता है, धर्मों का चलता है, तो वहां पे गोरे और काले का चलता है। ठीक है, जिस तरीके से गोरे काले हमारे यहाँ जातियों का चलता है, ऊंचा नीचा जाति है, ये है भेदभाव, तो वहां पे अश्वेतों और श्वेतों में श्वेत जो है यानी गोरे और काले का चलता है। तो वहां पे जो अश्वेत लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय विशेष प्रबंध करती है। ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ भारत में ही जो है आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह रिजर्वेशन होता है उसके आधार पर, क्योंकि वहां जातियां नहीं है इस तरीके से, तो वहां पे इस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालय में अश्वेतों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया गया। देखिए, वहां पे कम अंकों पर प्रवेश दिया गया। अश्वेतों के लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई वहां पे। ठीक है, ये अमेरिका की बातचीत की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे भारत, इंडिया हमारा। तो देखिए, हमारे देश में भी भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षण दिया गया है। विभेद, ठीक है, विधि के समझ समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनकी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है, क्योंकि समाज के वंचित जो वर्ग हैं उनको संरक्षण में उत्थान के लिए जो है विभेद बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जो वंचित वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समान लाने के लिए ये उत्थान, संरक्षण, ये जो है आरक्षण जरूरी है। तो हमारे यहाँ भी जो है इस तरीके का आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया है। अब आ जाते हैं परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता की बात की जा रही है। परिणामों की समानता के समर्थक मार्क्सवादी करते हैं।
परिणामों की समानता का अर्थ जो है सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना है। यानी इनका कहना है कि सभी व्यक्ति जो हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति उसे सबको समान बना दिया जाए। ठीक है। और परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज में सामाजिक आर्थिक विषमता जो है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया है मार्क्सवादियों ने। ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होगी। हम लोग बहुत बार इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी जरूर देखें। मार्क्सवादी, पूंजीवादी, सर्वहारा वर्ग आदि जो है मजदूर वर्ग। तो देखिए, जब पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के साथ ही वास्तविक समानता स्थापित होगी, ये मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें। और उसके बाद हम थोड़ा सा आलोचना देखेंगे। तो मिलेवन जिलोस ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास 1957 में कहा कि समाजवादी समानता में केवल दिखावा है। वास्तविक रूप में जो पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारी होते हैं उन्होंने जो पूरी व्यवस्था को क्या कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है उन्होंने, उसको नियंत्रित कर रखा है। ठीक है। और उसके बाद है, ये है जेम्स बर्नहम। ठीक है। और इनकी पुस्तक है द मटेरियल रिवोल्यूशन 1941। प्रबंधकीय कार्ति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसीलिए न तो पूंजीपति प्रधान है न ही सर्वहारा वगैरह। बुक का नाम जरूर आप नोट कर लें क्योंकि आप भूल जाएंगे। ठीक है। और जो है भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसीलिए न तो पूंजीपति प्रधान है और न ही सर्वहारा वर्ग, ये कह रहे हैं। ठीक है, इनके अनुसार। फिर आ जाते हैं विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता का अर्थ क्या है। शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी समानता को वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। वैधानिक रूप में, औपचारिक रूप में या राजनीतिक समानता के रूप में। शास्त्रीय उदारवादी और परंपरागत या उदारवादी। मार्क्सवादी समानता को परिणामों की समानता की परिस्थितियों के समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी हमने बात की। इनके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक और वैधानिक समानता जो है वो बेकार है, वो निरर्थक है, वो किसी काम की नहीं है। फिर सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के समर्थक अवसर की समानता को समानता मानते हैं। यानी अवसर की अगर समानता दी जाए तो उसको समानता मानते हैं, और सबसे परफेक्ट चीज यही है। अवसर की समानता के अंतर्गत वैधानिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह की समानता इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो यह है सकारात्मक कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक है वो बात कहते हैं इस तरह। उसके बाद समानता की समुदायवादी संकल्पना। वाल्जर ने जटिल समानता को जो है विचार प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण के लिए मानदंड होने चाहिए। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं होती। यानी ये कहते हैं कि मूलभूत वस्तुएं जो उसके वितरण के लिए मानदंड होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक समाज के लिए क्या एक ही समान की वस्तु थोड़ी उपयोगी होती है, ये कहना है इनका। अब हम आ जाते हैं नारीवादी समानता की नारीवादी संकल्पना क्या है। ठीक है, नारीवादी संकल्पना। देखिए, उदारवादी, नारीवादी सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं। उदारवादी, नारीवादी समान राजनीतिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार के समर्थक हैं। और उग्र नारीवाद जो है, उग्र नारीवादी निजी जीवन में समानता के समर्थक हैं। ठीक है, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र जो उसमें समानता के उदारवादी जो है, और उग्र जो है वो निजी जो जीवन है, पर्सनल लाइफ, उसमें समानता के समर्थक हैं। और नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है। जो नारीवादी विचारक हैं वो पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध करते हैं। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का होता है, जबकि निजी क्षेत्र की बात की जाए, घरेलू क्षेत्र में महिलाओं को दे दिया गया है। लेकिन महिलाएं इस निजी और घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के क्या होती, अधीन रहती। यानी घर में उन्हें कहा गया है, लेकिन फिर भी वो किसके अधीन रहती, पुरुष के अधीन, क्योंकि चलता घर पुरुष के ही उस पे है। तो ये चीज है, ये नारीवादी संकल्पना। ठीक है। और
कैरोल पैटमैन। महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है। कल्याणकारी राज्य को पितृसत्तात्मक संज्ञा की संज्ञा दी। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में ही हैं। ठीक है, महिलाएं अभी भी वाकई में काफी सभी, कुछ महिलाएं ही हैं जो कि सही से रह पाती हैं, नहीं तो बहुत महिलाएं हैं जो सिर्फ प्राकृतिक अवस्था में। सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी, इनका कहना है। और ठीक है, ये कहते हैं। और इनकी रचना है फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डियोटोमी। ठीक है, और डिकोटोमी, ये है 1983 इनकी रचना, इसकी कैरोल पैटमैन की। अब आ जाते हैं बेट्टी फ्रीडन। ठीक है, बेट्टी ऐसे रहेगा, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर जब हम टाइप करते हैं बहुत सारे वर्ड ठीक से नहीं लेता है, इक्का दुक्का वर्ड ऐसे हो जाते हैं, तो बेट्टी ऐसे रहेगा। महिला मुक्ति की जन्मदाता, द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन का आधार रखा। ठीक है, और इनकी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और ये दोनों रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, और ये है द फेमिनिन मिस्टिक। ठीक है, और उसके बाद है द सेकेंड स्टेज। ठीक है, फेमिनिन मिस्टिक और द सेकेंड स्टेज 1981-1963 में। देखिए बुक का नाम लिख दिया है, और इंग्लिश में बुकें हैं तो कभी कभी थोड़ा सा पढ़ने में हल्का फुल्का हो जाता है, इसलिए लिख दिया है, तो आप जरूर इसको नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद है केट मिलेट। नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है, ये कहते हैं। और इनकी रचनाएं हैं द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, द फीमेल जो है इनका वर्चू। ठीक है, द फीमेल वर्चू और द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 और 1970। ठीक है, केट मिलेट। अब चलते हैं साइमन व बुआ। प्रसिद्ध कथन महिलाएं पैदा नहीं होती। इनका प्रसिद्ध कथन है कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें बनाया जाता है, वो बनाई जाती हैं। और इनका प्रसिद्ध कथन है व्यक्तिगत ही समाज राजनीतिक है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें द सेकेंड सेक्स 1949 तथा द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ठीक है, 1970 इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि महिलाएं जो है पैदा नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, उन्हें वो बल्कि बनाई जाती हैं। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये। और उसके बाद आ जाता है नाम जो है क्या आ जाता है, वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का, और ये आ जाता है। और ठीक है, देखिए ये जो द सेकेंड सेक्स पुस्तक है, ये साइमन व जो बुआ लिखा है यहाँ पे, साइमन और बुआ की है। और केट मिलेट की है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और ये जो द सेकेंड सेक्स, यहाँ पे भी मैंने शायद गलती से कहीं और लिखा है क्या, नहीं ठीक है यहाँ पे, चलिए। तो इनकी वर्जीनिया वुल्फ, महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, इनकी रचना है। ठीक है, ए रूम ऑफ वंस ऑन 1929। ये कहती हैं वर्जीनिया वुल्फ कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं, ये रूम ऑफ वंस ऑन 1929 इनकी रचना है। और मरियासा डल्ला कोस्टा इटली के हैं, और महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। किसने कहा, इन्होंने कहा है, मारियासा डल्ला ने। और सही बात है, क्योंकि महिलाएं घर का काम करती हैं तो उन्हें उनकी कोई भी गिनती या कोई भी वैल्यू नहीं की जाती है घरेलू कामों की। तो ये सही कह रही है कि मतलब जो महिलाएं हैं वो अगर दिन भर घरेलू कार्य करें, उसके लिए भी उनको वेतन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और ये कह रही हैं, ठीक है,
कि घरेलू कार्मिकों को भी उनको वेतन मिलना चाहिए, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, दिन भर काम करती रहती हैं। और कैरोल गिलिगन इनकी रचना है, ठीक है, इनकी रचना है इन ए डिफरेंट वॉइस 1982। और इनका विचार, ठीक है, और इनकी रचना है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव ये कहते हैं कि माँ से होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं उनका लगाव जो होता है वो माँ से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। ये कहते हैं कौन? कैरोल गिलगिन। तो इनका कहना है कि जो महिलाएं लड़कियां होती हैं उनका लगा जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो उनका लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुष जो होते हैं अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। और इन्होंने देखभाल की नैतिकता का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया, जो रॉल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। ठीक है, न्याय की नैतिकता से अलग है, किसकी? रॉल्स की। ठीक है, अब एलेस्टीन, इनकी रचना है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमन 1993। ये कहते हैं कि महिलाओं के पास केवल घरेलू कारें हैं, शोषण का कारण सिर्फ सेक्स नहीं जेंडर है। ठीक है, आयरिश मरियम यंग ने, ठीक है, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1994 इनकी रचना है ये। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ये लिखी है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। ठीक है, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1944 में आयरिश है ये मरियम यंग। ठीक है, मरियम यंग ने, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जरूर आप ध्यान दें। और अन्य रचनाएं हैं इनकी, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005, ये भी 2005 इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद कोहन की बात की जाएगी, कोहन। ठीक है, उसके बाद है कौन? ये हैं कोहेन। और कोहन की बात करते हैं, कोहन ने कहा, इन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, कोहन ने क्या किया है, जो है इन्होंने रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत था उसकी इन्होंने क्या की है, उसकी इन्होंने आलोचना की है कोहन ने। ठीक है, और इनकी पुस्तक है ये रीजिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी नामक रचना लिखी है, और उन्होंने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। और इनकी ओकिन की रचना है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1991 1991। ठीक है, ये किसकी है? ये है कोहेन की। और उसके बाद जो है इन्होंने रॉल्स के न्याय की सीधा और कोहन की रचना है ये ओकिन की। ठीक है, ओकिन की रचना है ये जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। और उसके बाद आ जाते हैं बहुसंस्कृतिवादी समानता की संकल्पना पर। भीखू पारिक एवं किमलिका इसके मान्यताकार हैं। कौन कौन है? भीखू पारिक और किमलिका। इनका कहना है कि विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक होती है, ये कहते हैं लोग जो इसके मान्यताकार हैं। और समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं। इनका कहना है कि विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है, और समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं। पहचान की जो है राजनीति, ठीक है, पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं आदि चीजें। और किमलिका के अनुसार विभेदीकृत नागरिकता प्रत्येक समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकता और लक्ष्य होते हैं, और अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं किमलिका। और मरियम एंग के अनुसार विभेद की राजनीति का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति व्याप्त जो पूर्वाग्रह है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ठीक है, जो उनके विचार हैं इस तरीके के, उस विभेद को भी समाप्त करना है। मरियम एंग कहती है कि विभेद की राजनीति जो है उसका अर्थ केवल लोगों को सिर्फ अधिकार प्रदान करना नहीं है, यानी जैसे हमारे यहाँ ये अधिकार दे दी गए लेकिन जिसकी जो मानसिकता है वो बदलती नहीं है,
और अधिकार तो दे दी गया है, लेकिन लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। ठीक है, यानी पूर्व से चीजें उनके दिमाग में जो बैठी हुई है वो निकलती नहीं है, उनके अंदर जो चीजें हैं वो खत्म नहीं होती हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। और सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों में एशियाई मूल्यों को हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे अमेरिकी जो समाज है, वहां पे जो एशियाई लोग होते हैं, ठीक है, उनको हे दृष्टि से देखते हैं, छोटा समझते हैं, कमतर रखते हैं, यानी ये सारी चीजें हैं। तो ये जो है पूर्वाग्रह है उससे ग्रसित नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका मतलब ये है, ये कहती मरियम यंग। अब हम देखते हैं समानता के विरोधी विचारक कौन कौन है। ठीक है, समानता के विरोधी विचारक की बात करें तो देखिए, समानता के विरोधी विचारक, अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना है। लोग समानता को मान रहे हैं, लेकिन अरस्तु किसको मानते हैं? ये असमानता को मानते हैं। ठीक है, अरस्तु। और लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। लॉर्ड एक्टन भी विरोधी है। वो कहते हैं कि जो समानता है उसकी आशा ने, इक्वलिटी की आशा ने स्वतंत्रता जो है उसको क्या बना दिया है? लिबर्टी को उन्होंने बना दिया है निष्फल, बेकार बना दिया है, कोई फल नहीं उसका। टॉकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। ये कहते हैं कि समानता का अर्थ जो है वो बहुमत की निरंकुशता है, टॉकविले कहते हैं। पैरेटो, मोस्का, मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता का इन्होंने प्रबल विरोध किया है। और माइकल यंग ने अपनी रचना द राइज ऑफ मेट्रोक्रेसी, ठीक है, में 1858 में योग्यता तंत्र की आलोचना की, तथा योग्यता आधारित जो संकल्पना थी उसकी भी इन्होंने आलोचना की है। किसने? माइकल यंग ने। ठीक है, और उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते, यानी उदारवादी समानता की बात तो करते हैं, लेकिन जो परिणाम है, जैसा कि मार्क्सवादी परिणामों की समानता की बात करते हैं, लेकिन उदारवादी जो है बात करते हैं, लेकिन वो परिणाम जो है उसकी समानता की बात नहीं करते हैं। तो हमारा ये इक्वलिटी वाला जो चैप्टर था, समानता वाला चैप्टर पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, ठीक है, इसका वो आ जाएगा जस्टिस, यानी न्याय। ठीक है, तीसरा चैप्टर यूनिट 1 का। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ी इस वीडियो को बनाने में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।